हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल मॉर्निंग चाल सर। है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो सब? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। सर आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रहा? यस सर। नहीं सर। एक सेकंड। मुझे आप लोग नहीं दिख रहे। आप दिख रहे हैं सब आप। अब ठीक है। हाँ सर, आप यस दिख सर। रहे हो। यस सर। चलो बढ़िया। चलो जी। थोड़े बहुत बच्चे आ गए हैं, बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे जोड़ते रहेंगे। चलो स्टार्ट करें फिर डाउट सेशन। यस सर। चलो। अच्छा, यहाँ पे ना साइड में एक तो पहले अपना वो ऑडियो वहां से म्यूट कर देना। जिन जिन का डाउट्स होगा वो वहां से अनम्यूट करके डाउट ले सकते हैं। और यहाँ पे ना चैट बॉक्स यहाँ पे साइड में बना हुआ है। तो जिन जिन के भी डाउट है ना, अपना नाम एक बार यहाँ पे लिख देना वन बाय वन। तो मैं फिर नाम से आपको बुला लूंगा। ठीक है, साइड में जो आपका यहाँ पे चैट बॉक्स मेरे पास आ रहा है, इसमें अपना नाम यहाँ पे लिख हाँ देना। सर, लिख दिया। हाँ। और बाकी अपनी ऑडियो वहां से ना म्यूट कर देना। जिसका भी डाउट होगा जब मैं नाम लूंगा तो वो अपनी अनम्यूट करके फिर अपना डाउट ले सकता है। चलो जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन, लेट नहीं करते। अमनदीप, हाँ जी। सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर आपने डिडक्शन चैप्टर करवाया था। डिडक्शन सर मेरी चैप्टर। क्लास, हाँ हाँ मेरी जी। क्लास ये कल कंप्लीट हुई है सर। अच्छा। लास्ट टॉपिक आपका। हम्म। सर इसमें एक आपने एग्जाम्पल करवाया था। सर फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम्म। सर सेक्शन सीसीडी वन से कवर था। इसमें और वो लिंक था सीसीडी वन बी से भी। हम्म। तो सर इसमें पहला हाँ, एग्जाम्पल जो आपने। वहां पे एक हाँ सर। मिस्टेक थी। वहां पे ना हमने 80 हाँ सीसीडी वन की जो एक पॉइंट हम वहां पे मिस कर चुके थे। वो सेम हाँ। क्लास ना, हाँ वो सेम क्लास मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी और उसके कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैंने रिप्लाई किया था कि वहां पे मेरे ख्याल से हमारा 30,000 या 20,000 रुपए की एक लिमिट ऊपर रह गई थी। 20,000 सर। हाँ, तो वो उसको हमें कंसिडर करना है। अच्छा करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार आप फिर से एक सीसीडी वन भी समझा दो ना थोड़ा सा आप। एक बार। सीसीडी वन बी का मतलब ये है, जैसे आपका 80 सी है, 80 ट्रिपल सी है और 80 सीसीडी वन जो है ना, इन तीनों को मिलाकर गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि आपकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपको मिलेगी। और जो 80 सीसीडी वन है वो किसका है? एनपीएस का है। इट मीन्स अगर किसी ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया उसको 80 सीसीडी वन मिलेगा। और वन बी भी गवर्नमेंट किसके लिए लेके आई है? एनपीएस के लिए गवर्नमेंट लेके आई है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई एनपीएस में कंट्रीब्यूशन आपका 80 सीसीडी वन में पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा ना, उसके लिए हम वन बी तुम्हें अलाउड कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया 80,000 का। अब अगर एनपीएस में मैंने 80,000 कंट्रीब्यूशन किया और मेरा सिर्फ 80 सीसीडी वन में जो है ना, वो मान लो 40,000 ही कवर हो पा रहा है, क्योंकि वो मेरी 1.5 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो रही है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि 40,000 तो तुम वहां पे क्लेम कर लो, और जो बैलेंस 40,000 होगा ना उसको तुम वन बी में क्लेम कर सकते हो। बट वन बी में जब भी तुम क्लेम करोगे, बस ये बात ध्यान देना कि उसमें आपकी 50,000 की लिमिट है, उससे ऊपर लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, मान लो उन्होंने बोल दिया एम्प्लॉई ने या किसी ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख रुपए। ठीक है। अब 80 सी ट्रिपल सी और सीसीडी वन, उसकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, और उसमें सिर्फ एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है, मान लो 1 लाख में सिर्फ 40,000 कवर हो पा रहा है। अब 40,000 मैंने वहां पे कवर कर लिया तो 1.5 लाख की लिमिट मेरी पूरी खत्म हो गई। अब मेरे बैलेंस बचे 60,000। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि इसमें 50,000 जो होंगे ना, वो तुम वन बी में क्लेम कर सकते हो, और जो 10,000 होंगे उसका तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मेनली बस ये मैं बात उसको ध्यान रखना यूज कि नहीं वन बी होगा। में लिमिट आपकी मैक्सिमम जो होगी 50,000 होगी, उससे ऊपर की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। जी सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। आकाश। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे जीएसटी में डाउट है। जीएसटी में डाउट है, बोलो।
सर जो आपने सेक्शन 9(4) में करवाया है, 9(4) में एक वो प्रोविजन लिखवाया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेसिफाइड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है। सर जो स्पेसिफाइड पर्सन तो यही तीन है ना, कैब वाले और एकोमोडेशन वाले और हाउसकीपिंग वाले, वही है ना? नहीं 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 नहीं, नालायक, वो तो 9(5) है। अच्छा, तो 9(5) 9(4) में लिखा हुआ है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और 9(4) में ना अभी तक एक ही सर्विस है, रियल एस्टेट वाली सर्विस। रियल एस्टेट वाली है बस। हाँ हाँ। 9(5) जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला, उसमें वो 3 सर्विस हैं जो भी आपने नाम ली हैं। ठीक है सर। और सर दूसरा है पैरा 3 शेड्यूल 2 सप्लाई के चैप्टर में है। सर इसमें एक पॉइंट है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन। सर अनदर पर्सन में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों आ सकते हैं? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनसे तो हमें जीएसटी चार्ज कर रहे हैं ना। जीएसटी तो हम किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। हल्दीराम के पास अगर आप जाते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड भी हो हल्दीराम, तो भी आपसे जीएसटी चार्ज करेगा ही करेगा ना। यस सर। हाँ, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के गुड्स पे हम काम कर रहे हैं तो हम उसको सर्विस दे रहे हैं, तो जीएसटी का बिल तो हमें काटना है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो। ठीक है सर। और सर एक कंपोजिशन स्कीम में सर आपने वो क्वेश्चन करवाया था, ये एग्रीगेट टर्नओवर वाला। सर इसमें 2 वर्ड है, इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम और इंट्रा स्टेट सप्लाई आरसीएम। सर ये कब मानेंगे? सर इसमें कंफ्यूजन होती है काफी। नहीं नहीं, वो तो ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो आकाश, मैंने आपको ना कोई सर्विस दी। यस सर। अब अगर मैंने आपको सर्विस दी है, मैंने कोई आपको गुड्स की सप्लाई की है, और मान लो वो रिवर्स चार्ज में कवर है, ओके, और आपने कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है। यस सर। अब जब आप अपनी एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे ना, तो जो मैंने आपको सप्लाई की है वो आपके लिए इनवर्ट सप्लाई बन गई। यस सर। बट उसमें जीएसटी आपने पे करना है। यस। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि आकाश, जब भी अपनी कॉम्पोजिट स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेगा, तो उस एग्रीगेट टर्नओवर में ऐसी कोई भी इनवर्ट सप्लाई काउंट नहीं करेगा जो रिवर्स चार्ज में कवर हो। ओके। इट मींस, मान लो मैं हूं, मुझे अपनी एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है और मैंने कोई सप्लाई ली है, उस सप्लाई पर रिवर्स चार्ज में मुझे जीएसटी पे करना है, बट मैं एग्रीगेट टर्नओवर में उसकी वैल्यू काउंट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, क्योंकि सप्लाई करने वाला कोई दूसरा पर्सन है। ठीक है। बट अगर मान लो मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले रहा हूं और मैंने कोई ऐसी सप्लाई की है जो रिवर्स चार्ज में कवर है, तो गवर्नमेंट कहती है वो तुम्हारी काउंट होगी, क्योंकि ये आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है। तो बस ये बात ध्यान देना कि इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना। उसको छोड़ के बाकी जितनी भी सप्लाई होंगी वो आप सब कवर करोगे। ठीक है सर। और सर एक मिनट सर, ये एक क्वेश्चन है, एक आपने क्वेश्चन ये लिखवाया था वैल्यूएशन के चैप्टर में, एक्सपेंडिचर पेड बाय रिसिपेंट बाय ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर। सर इसमें भी कमीशन है और इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर में भी कमीशन दे रखा है। हाँ, तो सर दोनों कमीशन सेम है? दोनों का मतलब अलग अलग है। दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे मान लो सेलिंग कमीशन है, यस, ठीक है। अब सेलिंग कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है, यस, बट सप्लायर के बिहाफ पर मान लो रिसीवर ने पे कर दिया, यस सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि उसको हम वैल्यू में ऐड करेंगे। किस पॉइंट के अंदर ऐड करेंगे? जो पॉइंट अभी आपने बोला कि ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर ने पे कर दिया, तो उस पॉइंट में ऐड कर देंगे। ठीक है सर। बट अगर सेलिंग कमीशन सप्लायर ने खुद ही पे किया, तो वो किस में आ जाएगा? फिर वो इंसिडेंटल खर्चे में आएगा, तो भी वो एडबैक होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना कि ऐड दोनों ही करने हैं। एक इंसिडेंटल वाले केस में ऐड करना है और एक दूसरे केस में ऐड करना है। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन और है, ये इसमें था सर, एक मिनट सर। सर इसी में एक क्वेश्चन है, ये आपने सर सब्सिडी बाय प्राइवेट ट्रस्ट सर ऐड क्यों करते हैं? माइनस नहीं होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, एक देखो, सब्सिडी तो ऑलवेज माइनस होती है, बट गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। जैसे मान लो, अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे हाथ में ना एक कैलकुलेटर है, दिख रहा है आपको? यस, यस सर। अब ये कैलकुलेटर मान लो 100 रुपए का है। यस सर। मेरे साथ वाला दुकानदार इसको 50 रुपए का बेच रहा है। यस। तो गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, विवेक 30 रुपए तो मुझसे ले ले। ओके। और आकाश, आपने मुझे बोला कि 20 रुपए आप मुझसे ले लो। ठीक है। तो मेरे लिए तो 50 रुपए का हो गया, क्योंकि 50 रुपए मुझे बाहर से मिल गए। यस सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है, भैया प्राइस जो तुम्हारा 50 रुपए है ना, इस 50 पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। अब ये 50 तुमने निकाला कैसे है? तुमने गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस कर दी और प्राइवेट वाली सब्सिडी माइनस कर दी।
यस सर। तुमने गवर्नमेंट की माइनस कर दी वो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो तुमने प्राइवेट वाली माइनस कर दी ना वो नहीं चलेगा, उसको तुम्हें एड बैक करना पड़ेगा। सर ये फिर हर केस में प्राइवेट ट्रस्ट वाला जो सब्सिडी है वो प्लस होगा ना फिर? वो सिर्फ तभी ऐड होगा जब ऑलरेडी आप उसको माइनस कर चुके हो। यस सर। इट मीन देखो ना, जब आप माइनस कर चुके हो तभी तो प्राइस कम हुआ होगा। तब यस और यस अगर यस। प्राइस कम हो गया, अगर वो गवर्नमेंट वाली सब्सिडी से हुआ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो नॉन गवर्नमेंट वाली से हुआ ना, फिर वहां पे हमें एड बैक करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। और सर यस सर, और सर ये सर वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में सर 32 जो रूल है ना सर, उसके प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है सर। 32। ये पता नहीं चलता। यस सर, ये जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट दिया होता है सर, ये पता नहीं चलता कि बाइंग रेट कब लेना है, सेलिंग रेट कब लेना है। यार वो ना आपको ना ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी। देखो ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, या तो इंपोर्ट की होती है या एक्सपोर्ट की होती है। यस सर। ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई सामान इंपोर्ट करूंगा तो इट मीन मैंने बाहर से सामान लिया तो मुझे बाहर पेमेंट करनी होगी। यस। और अगर मुझे बाहर पेमेंट करनी होगी तो मेरे हाथ में रुपीस होंगे, मुझे किसी को डॉलर देने होंगे। ओके। और अगर मुझे किसी को डॉलर देने होंगे तो मैं बैंक वालों के पास जाऊंगा, बैंक से डॉलर लूंगा। यस। और बैंक अगर डॉलर मुझे देगा तो बैंक अपना सेलिंग रेट लगाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो ना हमें ट्रांजैक्शन के बेस पे देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन इंपोर्ट की है या ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट की है, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि रेट हमें कौन सा लेना पड़ेगा फिर वो। ठीक है सर। और सर आईटीसी के चैप्टर में सर सेक्शन 10 वाले सर जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें सर जो पति वाला कंसेप्ट है, पान मसाला, एरिटल वाटर और तंबाकू और आइसक्रीम, सर उसमें तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता, तो सर उसमें आईटीसी मिल जाएगा ना? हाँ उसमें अगर आप नॉर्मल स्कीम लोगे तो आईटी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो आईटीसी तो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है सर, बट ये कोई कंपलसरी थोड़ा है कि ये पान मसाला रजिस्टर्ड हो और आइसक्रीम वाला रजिस्टर्ड देखो वो पर्सन तो हो? ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये रजिस्टर्ड होंगे तो आईटीसी मिलेगा, वो तो आईटीसी की यस। कंडीशन है, आईटीसी तो मिल ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। ओके। और सर एक एग्जांपल है 16(3) के बाद आपने करवाया था क्लास में सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 लाख है, जीएसटी 18% है उसका, 90,000 आ गया जीएसटी और टोटल वैल्यू 5,90,000 है। तो सर जब इसमें क्या कहते हैं हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख और 90,000 अलग अलग काउंट करते हैं। तो सर जो सर ये कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है वो हर केस में सर फिर अलग ही काउंट करेंगे जो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, नहीं इनकम टैक्स के वो लिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आप पूरे 590 पे क्लेम कर रहे हो, यस। तो पूरे 590 का जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको पीएनएल में डेबिट कर लो, और जीएसटी में उस 90,000 का आईटीसी मत क्लेम करो। ठीक है। बट अगर आपको लगता है भाई मुझे उस पे आईटीसी क्लेम करना है, तो फिर इनकम टैक्स में पीएनएल में जो भी आप डेबिट करोगे ना, जो 5 लाख का डेप्रिसिएशन होगा वो तो डेबिट करोगे, और 90,000 जो ठीक। होगा उसका आप आईटीसी क्लेम कर लोगे जीएसटी में। ठीक है। तो सर इसमें क्या कहते हैं अगर हमने पूरा क्या कहते आईटीसी लेना है तभी मतलब वो करना है, ये जो डेप्रिसिएशन हम क्लेम करेंगे, अगर हमने आईटीसी क्लेम कर लिया तो हमें डेप्रिसिएशन नहीं देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो उस केस में फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। और सर 17(5) में एक एक क्वेश्चन है, मतलब एक प्रोविजन है सर, फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है वो फूड एंड बेवरेजेस की सप्लाई देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, सर तो आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा ना, और जो एक्स है वो अनरजिस्टर्ड है, तो सर आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा, एक्स को तो मिलेगा नहीं ना? नहीं, फूड एंड बेवरेज पे तो आईटीसी ब्लॉक है, उस पे तो वैसे ही नहीं मिलेगा। सर चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो तो भी नहीं मिलेगा ना? कोई रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, 17(5) में जो भी चीजें 5 हैं में वो तो आईटीसी ब्लॉक हाँ है। वो ब्लॉक है। यस। यस सर। और सर एक कुछ ये था एक पॉइंट है, कैपिटल गुड्स में 5% ईच क्वार्टर लेना होता है और टोटल आईटीसी में से 5% माइनस करना होता है ईच क्वार्टर, सर ये खाली कैपिटल गुड्स में है या फिर इनपुट के केस में भी है? नहीं नहीं, सिर्फ कैपिटल गुड्स में। इनपुट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसमें तो जो बचा हुआ स्टॉक हाँ होगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। प्रियंका आप अपना डाउट यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी डाउट आप यहाँ पे लिख दो, उसको मैं एक बार रीड करके फिर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। और बाकी इसके अलावा किसी का डाउट जी? निकिता, पिंकी, साकेत, दीपक, ख्याति, ज्योति, किसी का डाउट जी? किसी का डाउट नहीं है? और गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर,
वो आपने रिप्लाई भी किया था, लेकिन सर मेरी समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? सर ये जो एक एबीसी लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ₹350 करोड़, हम्म। तो सर इसमें ईयर नहीं दे रखा टर्नओवर का, तो फिर सर कैसे लिखेंगे? ईयर नहीं दे रखा? नहीं सर, आपने सर ये पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस में कराया था। तो ईयर फिर हमें वही एज्यूम करना पड़ेगा जो 17-18 है हमारे एग्जाम के लिए। मतलब ये मान के चलेंगे कि 17-18 की टर्नओवर 350 करोड़ है, तो रेट आपका 25% लग जाएगा। ओके सर, सर तो ऐसे एज्यूम कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, एज्यूम तो देखो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप एज्यूम नहीं करोगे तो आपका रेट निकल के नहीं आएगा। और लॉजिकल एजम्पशन क्या बन रही है कि जब भी वो टर्नओवर दे रहा है तो हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कौन सी है? 17-18। तो एज्यूम भी हम क्या करेंगे फिर? वो 17-18 ही करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर, मैं साकिब। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर एक डाउट था स्कैनर के क्वेश्चन में। स्कैनर के क्वेश्चन में? हम्म। स्कैनर के क्वेश्चन में तो आप मेरे को ऐसा सर कर सकते। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता हूँ सर, हाँ, सुनिए। क्वेश्चन बोलो। हम्म, सर वो अमालगमेशन ऑफ कंपनी वाले केस में वो सेट ऑफ के प्रोविजंस में कुछ डाउट आ रहा है। उसमें तो मतलब यार वो उसमें ये चीज है कि अगर किसी कंपनी का हाँ, अमलगामेशन है या अगर ओके। किसी कंपनी का सक्सेशन हो रहा है, मान लो कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में हम्म, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी अमलगामेटिंग कंपनी के लॉस है ना, हम्म, उसको हम्म, अमलगामेटेड कंपनी आगे लेके जा सकती है और पूरे उसको फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, बैलेंस ईयर नहीं मिलेंगे। हम्म। लेट्स सेकंड सर एग्जांपल। सर हाँ बोलो। सर कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे आंसर अनकंडीशनली है एक जगह, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशंस ऑफ सेक्शन 72A क्वेश्चन में दिया नहीं, हुआ है। कंडीशन तो सेटिस्फाइड करना होगा 72 कैपिटल ए की। हाँ, मतलब अनकंडीशनली आंसर नहीं है, मीन सब्जेक्ट टू सर्टेन हाँ, कंडीशंस। सब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है। वो भी ऑप्शन क्वेश्चन में है, बट मैंने आंसर चेक किया तो अनकंडीशनली लिखा था। नहीं तो वो, मेरे ख्याल से सर्टेन कंडीशंस होगा, आंसर रॉन्ग हाँ होगा ना मतलब। कंडीशन आएगा साथ में आपका। हाँ, हाँ सर समझा दो, हाँ तो वही बोल रहे थे। उसके अंदर यही है कि मान लो अमलगामेटिंग कंपनी को लॉस हुए और उस अमलगामेटिंग हम्म। कंपनी ने मान लो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर दिए थे। हाँ, फिर उसको अमलगामेटिंग, फ्रेश आर्ट। हाँ तो फिर अमलगामेटिंग कंपनी जब अमलगामेटेड कंपनी में जाएगी तो अमलगामेटेड कंपनी को मिलेंगे ना वो फ्रेश 8 ईयर के मिलेंगे अच्छा। उसके अंदर। बट ये वाला हाँ, कॉन्सेप्ट जो है हाँ, ये डीमर्जर वाले केस में नहीं लगेगा। हाँ, इट मीन्स डीमर्जर वाले केस में क्या होता है, जितने भी आपके रिमेनिंग ईयर होंगे ना सिर्फ उतने ही साल के लिए हम्म, कैरी फॉरवर्ड होगा, पूरे 8 साल के लिए हम्म, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ओके। सर और एक डाउट था। हम्म। वो अपील वाले चैप्टर में सर आपने बोला था कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही जा सकते हैं। हाँ जी। आंसर में यहाँ पे स्कैनर पे देखा कि कुछ गलत दिया हुआ है, लेकिन सर मैंने आपका क्लास पढ़ा है, अगर आंसर कुछ गलत है तो मैनेज कर लूंगा। सर हाँ वही हाँ सही है ना? हाँ। ITAT तक आई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को आईटी फाइनल। आईटीटी तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जाएंगे और क्वेश्चन ऑफ लॉ आपके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे फिर। हाँ, मतलब सर कंक्लूजन सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन ऑफ लॉ सभी जगह जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ITAT तक जाएंगे। यस 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 यस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को कैपिटल गेन के चैप्टर में डाउट है, जो आपने 18 आवर्स के वीडियो में अपना करवाया था रिवीजन, रूल 115A मेथड ऑफ कन्वर्शन, जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने एवरेज करके बताया था वो वाले क्वेश्चन में। रूल 115A जो है ना, देखो उसके अंदर ये है जहां पे आपकी फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स कभी भी सेल करेगा तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि उस केस में कैपिटल गेन जो होंगे वो फॉरेन करेंसी में निकलेंगे। अब जब वो कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालेंगे तो उसके लिए हमें कन्वर्जन रेट चाहिए होंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हमें रुपीज में की होगी। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उस रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कन्वर्जन रेट होंगे ना वो रूल 115 कैपिटल ए में दिए हुए हैं। और रूल 115A ये बात कहता है कि जब भी तुम कैपिटल गेन निकालोगे उसका जो तुम्हारा सेल प्राइस होगा ना, तो सेल के दिन का जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट होगा उसका जो एवरेज निकल के आएगा उससे कन्वर्ट करोगे। अब ये बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या होता है, तो मे बी अगर आपको बताओ, आज जितने भी बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक है ना, तो उन बैंकों में दो रेट होते हैं, बाइंग रेट और सेलिंग रेट।
तो जैसे फॉर एग्जांपल बाइंग रेट हमारा 60 है और सेलिंग रेट हमारा 62 है, तो 60 और 62 का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 61 आएगा। तो जो भी मेरा सेल प्राइस होगा उसको मैं 61 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरी फॉरेन करेंसी में एक प्राइस निकल के आ जाएगा, वो मेरा सेल प्राइस हो जाएगा। तो सेल प्राइस हमें कन्वर्ट करना है सेल के दिन का जो एवरेज होगा उससे। फिर गवर्नमेंट कह रही है जो जब तुमने शेयर परचेज किए होंगे उस परचेज प्राइस को तुम कन्वर्ट करोगे, जिस दिन तुमने शेयर परचेज किए होंगे उस दिन का भी बाइंग और सेलिंग का जो एवरेज होगा उससे डिवाइड करके तुम परचेज प्राइस कन्वर्ट कर दोगे। तो मेरा सेल प्राइस फॉरेन करेंसी में आ गया, मेरा परचेज प्राइस फॉरेन करेंसी में आ गया। अब यहां पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट तो होगी नहीं क्योंकि शेयर्स और डिवेंचर वाले केस में कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होती, बट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर हो सकते हैं। मान लो मैंने शेयर सेल की, उस टाइम मैंने ब्रोकरेज पे की, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर आ गए। तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर जो होंगे वो कैसे कन्वर्ट होंगे, जिस दिन तुमने सेल किया होगा उस दिन का जो एवरेज प्राइस होगा उससे कन्वर्ट करोगे। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे आपने सेल प्राइस कन्वर्ट किया ना, जैसे आपने सेल प्राइस कन्वर्ट किया सेम तरीके से आप कन्वर्ट करोगे एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर भी। ठीक है, तो फिर कैपिटल गेन आ जाएगा। अब उस कैपिटल गेन को जो भी आपका बाइंग रेट होगा, जो भी आपका बाइंग रेट होगा उसके बाइंग रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा और उसके बेस पे आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। सर एक और डाउट था, एडिशनल ये पीजीबीपी का चैप्टर है, एडिशनल डेप्रिसिएशन में सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, जिसमें अपने वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हम लोग स्पेशल रेट्स देते हैं 35% और 20% वो वाले में। उसमें बोलो क्या डाउट है। तो जैसे होता है ना कि तेलंगाना में ना जैसे बहुत एडिशनल नॉर्मल हम लोग टैक्स लगाते हैं 15% और ये 7 मतलब लेस देन 180 डेज रहता है तो हम लोग हाफ कर देते हैं, और मोर देन 180 डेज रहता है तो हम लोग उतना ही रेट लेते हैं। तो उसमें मतलब तेलंगाना और ये सब में कितना रेट्स लेने का है हम लोग को, जैसे स्पेसिफाइड रेट्स रहते हैं ना इसमें। देखो जो आपका बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश है उसमें आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% है, बट अगर आपने मशीन को लेस देन 180 डेज यूज किया तो फिर आपको 17.5 मिलेगा, और जो 17.5 बैलेंस बचेगा वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। ठीक है, बट जो आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, आपको पता हो एक सेक्शन 32 AD है इन्वेस्टमेंट अलाउंस का। अब जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो भी बैकवर्ड एरिया के अंदर ही मिलता है, बट एक बात ध्यान देना कि वहां पे वो लेस देन 180 वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। रीजन बिंग इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है रेडी टू यूज के केस में। इट मींस जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट की मुझे पूरा 15% मिल जाएगा। एग्जाम में लिखा हुआ है कि आपने मशीन को लेस देन 180 डेज यूज किया तो भी मुझे इन्वेस्टमेंट अलाउंस पूरा ही मिलेगा, उसका 50% नहीं मिलेगा। तो 50% वाली प्रोविजन है ना वो डेप्रिसिएशन वाले केस में एप्लीकेबल होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है जी। और सर अदर स्टेट्स में तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस लगता ही नहीं है। हाँ, अदर स्टेट में तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस लगता ही नहीं है। और सर जैसे ये हम लोग इन्हें स्पेसिफाइड था तब हम लोग का 35% और हाफ लगा, और अदर स्टेट्स में हम लोग का कितना लगेगा? अदर स्टेट में तो 20% नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, उसका अगर 50 लेस देन 180 करोगे तो आपका 10% मिल जाएगा बस। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी अमनदीप बोलो। एक डाउट थी। हाँ जी। हाँ सर, आपने सर सेक्शन 197A और सेक्शन 197 करवाया था। तो उसमें से वो समझा दो थोड़ा क्लियर सर। 197 तो और 197A में बस मेजरली ये फर्क है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें जब भी पेमेंट मिलती है तो उस पेमेंट पे पेमेंट करने वाला TDS काट लेता है। ठीक है, और जब वो TDS काटता है तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी इनकम जो होती है वो एग्जामिशन लिमिट से कम होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। अब मान लो मैं कहीं पे, जैसे अब आई विद्या अकेडमी तो मेरे खुद का है, बट अगर मान लो मैं कहीं पर पढ़ा रहा हूं और वो मुझे प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए मुझे प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं और मेरी पूरे साल की प्रोफेशनल फीस 2 लाख रुपए है और इस 2 लाख के अलावा मुझे कहीं से इनकम कुछ नहीं आती। अब जो वो मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट करेगा ना, तो TDS का प्रोविजन उनको ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी को प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, उसके लिए अगर आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो और पूरे साल की प्रोफेशनल फीस अगर 30,000 से ज्यादा होगी ना, तो पेमेंट करने वाले को TDS काटना पड़ेगा। तो जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं उसने मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो उसने बोला जी मैं आपको ना 2 लाख पेमेंट नहीं करूंगा, मैं TDS काट के पेमेंट करूंगा। रीजन बिंग क्योंकि मेरे ऊपर TDS का लो लगेगा।
तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा सर मेरा टीडीएस मत काटो, क्योंकि मेरी इनकम सिर्फ 2 लाख है, एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख से कम है, मेरा टैक्स तो बनता ही नहीं है। और अगर मेरा टैक्स नहीं बनता और अगर आप मेरा टीडीएस काट लोगे तो फिर मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और फिर मुझे बाद में रिफंड लेना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मैं टीडीएस नहीं काटूंगा तो आप सब जानते हो, आप सबने टीडीएस का लॉ पढ़ा है कि आप बन जाते हो असेसी इन डिफॉल्ट। और जब अगर असेसी इन डिफॉल्ट बन जाओगे फिर टीडीएस ना काटने वाले को इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो उसने बोला नहीं मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तुम सेक्शन 197 और 197A के पास चले जाओ। अब ये 197 कैपिटल ए है सेल्फ डिक्लेरेशन का और 197 है एओ के सर्टिफिकेट का। 197A में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको 6 तरह की पेमेंट मिलती है, उसमें ना पेमेंट स्पेसिफाइड है, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, अगर वो 6 तरह की पेमेंट है और ये 6 तरह की पेमेंट तुम्हारे पास आ रही है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो उस केस में तुम्हें खुद डिक्लेरेशन लिख के डिडक्टर को दे दो जो तुम्हें पेमेंट कर रहा है, वो इस डिक्लेरेशन के बेस पे तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। और इस डिक्लेरेशन के 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म नंबर 15G और एक फॉर्म नंबर 15H। 15G नॉर्मल इंसान फाइल करता है, 15H जो है वो सीनियर सिटीजन फाइल करते हैं। अब आप में से एक बच्चा कहता है सर जो मुझे पेमेंट आ रही है ना वो पेमेंट 197A में कवर नहीं है, मतलब उन 6 में से कोई पेमेंट नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसी पेमेंट आ रही है कि मेरा एक्चुअल टैक्स तो बनता नहीं है, और अगर मेरा एक्चुअल टैक्स नहीं बनता बट वो टीडीएस काटे फिर तो मेरे ऊपर हार्डशिप है। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में तुम 197 के पास जाओ। और 197 क्या कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तुम असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ, मतलब डिपार्टमेंट के पास जाओ, उसको अपना केस सुना दो, और जब तुम केस सुनाओगे तो वो तुम्हें एक सर्टिफिकेट देगा, और जब वो सर्टिफिकेट तुम्हें दे देगा ना तो वो सर्टिफिकेट तुम पेमेंट करने वाले को जमा करवा देना, उसको देख के वो तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। तो मतलब दोनों में एक फर्क आ रहा है। 197A में तुम्हें खुद डिक्लेरेशन फाइल करनी है और 197 में तुम्हें खुद डिक्लेरेशन फाइल नहीं करनी, तुम्हें डिपार्टमेंट के पास जाना है, डिपार्टमेंट तुम्हें सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट फिर जमा करवाना होता है, उसके बेस पे टीडीएस नहीं कटता फिर वो। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। सर ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी आपसे, मैं पूछ लूँ क्या? हाँ हाँ बोलो। सर मेरी जो सर मुझे अभी कस्टमर क्लास देखनी है जो बाकी है, तो ये 4 अगस्त को क्लास खत्म हो रही है, तो मुझे बस जानना था कि सर वो क्लास बाकी वो अमेंडेड क्लास है सर जो देखना है अभी? देखो कस्टम की अगर आप अभी क्लास देख लेते हो तो आपको 2 अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेंगी, और अगर कस्टम की अभी क्लास नहीं देखते तो फिर सितंबर में नई क्लासेस आएंगी तो उसको आप देख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। मतलब हाँ सर मेरी क्लास सर इस 4 अगस्त को खत्म हो रही है कि मैंने ऑनलाइन क्लास परचेज किया था। वो कोई बात नहीं, जिनकी भी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो रही हैं तो उनको कस्टम की क्लास का वो वैलिडिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। अच्छा ठीक है सर। सो मैं भी देख लूँ ना जो जो मुझे बाकी है तो मैं देख सकता हूँ। वो देख लो, कंप्लीट कर लो। उसके अलावा अगर आपको 2 अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेंगी, नई क्लास तो आएंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम वेलकम। चलो जी, और अच्छा प्रियंका का डाउट है, और व्हेन वी रिड्यूस डिस्काउंट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। आपका डाउट यह है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में जब हम एएलपी निकालते हैं तो उसमें डिस्काउंट हम कब ऐड करते हैं और कब माइनस करते हैं। वो देखो वो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन जो हमने की है ना, वो ट्रांजैक्शन हमने कौन सी की है, वो उसके बेस पे डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ और आप आउटसाइड इंडिया में रहते हो, मैंने आपको कोई भी सामान दिया तो इट मीन्स ये एक्सपोर्ट हो गया मेरी तरफ से। अब मैंने आपसे प्राइस चार्ज किया, मान लो आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो, मैंने आपसे प्राइस चार्ज किया 1500 रुपए, ठीक है। अब 1500 रुपए जो मैंने प्राइस चार्ज किया ना, यही सेम सामान फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आकाश बैठा एक बच्चा, उसको भी दिया, ये भी आउटसाइड इंडिया है बट ये मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, इसको मैंने सामान बेचा है फॉर एग्जाम्पल ये 2000 रुपए का। अब सोच के बोलना, इसको मैंने सामान 2000 रुपए का बेचा है, आपको मैंने 1500 रुपए का बेचा है, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपसे प्रॉफिट कम आ रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है इस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और आपको पता है एफएमए निकालने का हम सबसे मेन मेथड कप मेथड लेते हैं। अब मैंने क्या किया, 2000 पे प्राइस बेस बना लिया, बट गवर्नमेंट कहती है 2000 तुमने प्राइस बेस तो बना लिया बट यही तुम्हारा एएलपी बनेगा ना, ये कंफर्म नहीं है, तुम्हें इसमें एडजस्टमेंट कुछ करनी पड़ेगी। अब वो एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी, जैसे मान लो ये 2000 पे जो है, इसमें ना मान लो मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, बट जो मैंने आपको प्राइस दिया इसमें मैंने डिस्काउंट दिया। अब सोच के बोलना,
ये वाला प्राइस जो है, ये वाला प्राइस जो है, आकाश वाला प्राइस जो है, जो अनरिलेटेड वाला प्राइस है, वो विदाउट डिस्काउंट है। और जो आपको मैंने 1500 रुपए का दिया उसमें डिस्काउंट भी है। तो अब सोच के बोलना, आकाश के प्राइस को ना मुझे आपके प्राइस के बराबर लेकर आना है। इट मींस मुझे 2000 रुपए को आपके बराबर लेके आना है। अब ये 2000 रुपए का प्राइस विदाउट डिस्काउंट है और आप वाला प्राइस विद डिस्काउंट है। तो आपने अब बोला विदाउट डिस्काउंट वाले को अगर मैं विद डिस्काउंट पे लेके आऊंगा तो मुझे इस 2000 में से वो डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। अब वो जितना भी अमाउंट डिस्काउंट का होगा, फॉर एग्जांपल 300 रुपए है, तो अगर 2000 में से अगर मैं 300 माइनस करूंगा तो वो कितने का आएगा? 1700। तो अब जाके ये भी विद डिस्काउंट हो गया और ये 1500 का प्राइस भी क्या हो गया? विद डिस्काउंट हो गया। इट मींस आपस में दोनों कंपेयर हो गए ना। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भैया ये 1700 रुपए जो है ये तुम्हारा एएलपी है, तो 200 रुपए तुम एड बैक कर दो। तो ऑलवेज ना आपको ट्रांजेक्शन के बेस पे देखना पड़ेगा। ये रटो मत कि कब ऐड करना है कब माइनस करना है। आप ये देखो कि जो मेरा अनरिलेटेड पार्टी है, अनरिलेटेड पार्टी का जो प्राइस है उस प्राइस को मुझे रिलेटेड प्राइस के बराबर लेके जाना है। अब ये वाला प्राइस मेरा कैसा है और रिलेटेड वाला प्राइस मेरा कैसा है, उसके बेस पे एडजस्टमेंट करते रहो। अब अगर ये वाला प्राइस मान लो विद डिस्काउंट होता, अगर इसमें डिस्काउंट माइनस होता और आप वाले में डिस्काउंट माइनस नहीं होता तो फिर मुझे ऐड करना पड़ता। क्योंकि विद डिस्काउंट वाले को अगर मैं विदाउट डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा तो फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो डिस्काउंट का इफेक्ट खत्म होगा। तो ऑलवेज बस क्वेश्चन में ये देखो कि वो ट्रांजैक्शन कैसी है, उसके बेस पे आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुका हो। ठीक है, चलो ओके जी। और बताओ जी, और कोई डाउट जी? आज तो बच्चे बहुत कम आए हैं डाउट लेने के लिए। क्या हो गया? मतलब अब सारे आराम फरमा रहे हैं? सर हाँ हेलो। जी, हाँ जी, सर आकाश। हाँ जी आकाश। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है कंपोजिशन स्कीम में एक और। हाँ सर जी इसको फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं, तो सर एग्रीगेट टर्नओवर को देखते हुए ही बोलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, फ्लैट रेट एग्रीगेट टर्नओवर को देखते हुए बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें कोई क्लासिफिकेशन की नीड नहीं होती। जैसे मान लो मैं एक ट्रेडर हूं, जैसे मान लो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं कैलकुलेटर यस भी सर। बेच रहा हूं, मैं ये माउस भी बेच रहा हूं, मैं ये पेन भी बेच रहा हूं, मैं ये मोबाइल भी बेच रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जितनी एग्रीगेट टर्नओवर होगी ना उसका तुम 1% पे कर दोगे। अब जबकि नॉर्मल ओके जीएसटी सर। में क्या होता है, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट होता है। अलग अलग होते हैं। बट यस सर। इसमें क्या है, सारी एग्रीगेट टर्नओवर पे एक ही रेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट रेट सिस्टम। ठीक है सर। और सर एक वैसी जनरल क्वेश्चन पूछना है सर। मैंने ना आपके सारे नोट्स ही पढ़े हैं, अभी बुक नहीं पढ़ी, तो सर बुक भी रेफर करनी है क्या? यार बुक देखो, अगर फर्स्ट रिवीजन, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट रिवीजन जब भी आप करते हो बुक आप जरूर रेफर करो। ऐसा नहीं है कि आपको बुक में कुछ अलग दिखेगा, बट हाँ आपको ना यस ये सर। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैंने नोटिंग में सारा कुछ लिखा हुआ है। और यस अगर सर। आपको लगता है भाई एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और नोट्स में नहीं लिखा हो, उसको साथ साथ आप नोट डाउन कर लो। तो अगर एक बार ठीक है बुक सर। रेफर ठीक। करोगे ना तो ना दिन में, मतलब माइंड में कभी ये नहीं आएगा यार मैंने बुक पढ़ी ही नहीं थी। और जब एक ओके बार बुक ओके से सर। आपने नोट्स मैच कर लोगे तो ऑलमोस्ट चीजें यस। आपको देखने को मिलेंगी। और जो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं होंगी, बट आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आप नोटिंग में आप नोट कर सकते हो फिर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। एक बच्चा कह रहा है, प्रियंका कह रही है, सर एक्स्ट्रा अमेंडमेंट क्लास फॉर दिसंबर एग्जाम कब तक आएंगे यूट्यूब चैनल में, प्लीज बता दो। अभी मैंने 2 अनाउंसमेंट कर दिए यूट्यूब पे, थर्ड अनाउंसमेंट और फोर्थ अनाउंसमेंट की वेट कर लो। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आपके लिए करूंगा, जरूर आ जाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच। और बताओ जी, और किसी का डाउट है? फिर बैठे। बच्चा कह रहा है 3 में या फिर अमेंडमेंट ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, काश की थर्ड अनाउंसमेंट के अंदर मैं उसकी ही दूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है, क्या पता कुछ अलग हो सकता है, मतलब होगा आपके भले के लिए, अच्छी बात होगी। चलो, और किसी को डाउट है जी? अरे इसके बाद ध्यान रखना, डाउट सेशन फिर मेरा है 12:30 बजे। तो जिनको जो भी डाउट्स अभी ध्यान आएंगे तो वो फिर वो 12:30 बजे है, 12:30 से 1:30 तक या 1 बजे तक जो भी होगा, जब तक आपके डाउट्स चलेंगे। उसके बाद फिर मेरा डाउट सेशन मेरे ख्याल से 4 बजे का आज। ठीक है, तो आज मुझे लग नहीं रहा कि इतने बच्चे आएंगे डाउट लेने के लिए। क्या हो गया आज? ज्योति हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू जी। एडवांस में मत करो, उस दिन जरूर करना, ठीक है। प्रियंका वी ऑल लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू टू जी।
चलो चलें फिर या बैठे रहें? चलें, कोई डाउट नहीं है तो फिर चलते हैं आराम से। आप भी अपना काम करो और मैं भी अपना थोड़ा बैठ के बुक्स पे काम कर रहा हूँ। अब भी मत जाओ सर, नालायक। यहाँ पे क्या बैठ के जगराता करना है क्या? आज में एक जगराता दर्शन पाएंगे। अब मैं क्या आपको भेंट सुनाऊं यहाँ बैठ के माता की? तो मैं भी आपकी बुक पे काम कर रहा हूँ। जितने प्रोफेशनल वाले बच्चे और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, जो हैंड रिटन बुक है ना, उसमें अब देखो अमेंडमेंट्स हैं कई, तो उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ अब। नहीं तो उस पे काम चल रहा है आजकल मेरा। चलें जी, बोलो नालायक, कुछ तो बोलो। मतलब ऐसे ऐसे चुप बैठे हो, मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि हेलो हाँ। सर। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट तो नहीं है, पहले ये क्लियर करो ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि डाउट सबके खत्म हो गए। नहीं सर, 12:30 को आएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का? नहीं सर। चलो ठीक है, तो फिर सेशन अपना क्लोज कर लेते हैं। फिर मैं 12:30 बजे आ जाऊंगा। और अगर कोई, ओके सर। अब ये है ना, पंगा ये है कि कई बच्चा भी लेट आ रहा हो तो उसको बोल देना कि डाउट सेशन हुआ था, वो 12:30 बजे आ जाएगा। ठीक है? ओके ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं सर 12:30 बजे। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने तो कहा था प्रोफेशनल वाले 45 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं वो करें फिर। यार यही तो स्यापा है। अब मेरे को बैठना पड़ेगा 10 5 7 मिनट तो, यस सर। क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर 45 मिनट के बाद प्रोफेशनल वाले बच्चों को बोला था। मुझे ही नहीं पता था ना कि आज कम बच्चे आएंगे। चलो, बाकी आप में से अगर किसी का डाउट नहीं है, जाना चाहता है जा सकता है, नहीं तो आराम से बैठ के और बताओ क्या चल रहा है फिर। बढ़िया सब। बढ़िया चल रहा यस सर। है। चलो और तैयारी त्यारी आजकल सही चल सर रही है? तैयारी जो निकिता कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। सर मेरे को आप पीजीबीपी में रिटर्न डाउन वैल्यू बता दीजिए। फिर 43 सबसेक्शन 6 उसमें कंफ्यूजन है मेरे को। रिटर्न डाउन वैल्यू तो सिंपल सी है, मतलब जो भी आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती है, उसमें जो भी आपने इन द मिडल ऑफ ईयर में कोई भी एसेट परचेज की। देखो, इस पहली बात तो नहीं, ये ध्यान रखो कि इनकम टैक्स और अकाउंट्स में ना बहुत बड़ा फर्क है। अकाउंट्स वाले नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जो भी आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ना, उसमें जो भी आपने साल के बीच में जितनी भी एसेट परचेज की हैं उसको आप ऐड करते चलो। ठीक है जी? और फिर उस साल में जितनी भी आपने मतलब सेल की हैं उसको आप माइनस कर दो। जैसे मान लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मेरी 5 लाख थी और साल में मैंने एसेट परचेज की है 5 लाख की, और 10 लाख टोटल हो गई। और मैंने फिर मान लो एसेट बेच दी है टोटल मिला के 8 लाख की, तो मेरी बैलेंस जो 2 लाख रुपए की बची ना, वो डब्ल्यूडीवी बची। ठीक है? अब इस पर क्या क्लेम करना है? डेप्रिसिएशन। अब उस 2 लाख की डब्ल्यूडीवी पर डेप्रिसिएशन किस रेट से क्लेम करना है, वो डिपेंड करता है कि आपने एसेट को यूज कितने दिन के लिए किया है। और वो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर लेस देन, हाँ, अगर लेस देन 180 है फिर तो हाफ मिलेगा, नहीं तो फिर फुल मिलेगा। तो बस आपको ना ये ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि जो ये 2 लाख रुपए आपका बचा, ये डब्ल्यूडीवी मैंने इसलिए कहा कि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका पूरा ब्लॉक अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि आपने ब्लॉक की सारी एसेट ही बेच दी, तो उस केस में फिर तो ये 2 लाख रुपए का ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, फिर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है? बस ये ध्यान देना। ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। सर आपने बोला पीजीबीपी का आप 1-2 क्लासेस और डालेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, डाल देता हूँ। वैसे मैं जो अभी रिवीजन अपने बर्थडे के दिन 2 तारीख को रिवीजन क्लास डाल रहा हूँ, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें लिमिट्स 5 घंटे आपकी, वाला। हाँ, मतलब 3 या 4 घंटे के अंदर जो भी, मतलब मैंने 3 से 4 घंटे की रेंज रखी है। तो कोशिश करूंगा कि जब भी वो खत्म हो बट आपको समझ में आ जाए। बट वो फायदा ना सिर्फ तब होगा अगर आपने पहले सही ढंग से रिवीजन की है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं है फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज वो क्लास इतनी फ्रूटफुल है कि जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे ना, आपको बहुत सारी लिमिट्स उस क्लास के अंदर से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है? ठीक है सर। चलो, मैं तो कह रहा हूं अब चलते ही हैं। प्रोफेशनल वाले बच्चे फिर नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे, या तो मुझे गुस्सा होंगे और क्या करेंगे वो। ठीक है? चलो फिर मुलाकात करते हैं। मैं उनके डाउट्स फिर व्हाट्सएप पे ले लूंगा। अगर किसी का मेरे पास रिप्लाई आ गया कि सर कहाँ चले गए आप, तो मैं उनका डाउट्स ले लूंगा, उनको बोल दूंगा कि मैं चला गया था क्योंकि, हेलो सर। हैं, हेलो सर। हेलो। सर मैंने आपकी रिडक्शंस के चैप्टर देखे थे, मतलब जो आपने स्टूडेंट दरबार में डाले थे, हाँ जी।
सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, और सर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने पापा की एनुअल रिटर्न भी चेक की थी। बहुत बढ़िया। तो सर उसमें मैंने 80 सी की डिडक्शंस नहीं दी थी, उन्होंने तो पापा को बताया था उसे देख के। वाह भाई वाह, लड़की तो देखो कंसल्टेंट बन गई है। फीस ली पापा से? थैंक फिर यू आपने सर। ली है कुछ? फीस ली है नहीं ली? हाँ नहीं सर। तो फीस तो लेनी चाहिए ना, कम से सर कम जेब खर्ची तो लो कि बाबा 500 1000 रुपये कुछ तो दो। चलो बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है। देखो ऐसा ना, ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप घर वालों की सपोर्ट करते हो, उनको थोड़ा बहुत बताते हो, तो ना उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। और मेन बस यही है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसको अच्छे ढंग से करो, ऑनेस्टी के साथ करो, रिजल्ट आपका जरूर आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे जी, थैंक यू 12:30 बजे मिलेंगे, ठीक है? चलो ओके 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 सर। जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, सर। जय हिंद, बाय बाय, लव यू सो मच।